आप लोग को अस्त ग्रह के बारे में बताएंगे। कुंडली आता है तो बहुत समय ऐसा होता है ना कि कुंडली के दशांतर दशा से ना मैच नहीं करता है कुछ चीजें कि अरे ये दशा ना छठे भाव का स्वामी है, ना आठवें भाव का स्वामी है, ना 12वें भाव का स्वामी है, फिर भी ये आदमी क्यों परेशान है, क्यों बीमार है, क्यों इसको मानसिक पीड़ा हो रहा है, क्यों बार बार असफलता हाथ लग रहा है, होता है ना। तो हम लोग कभी कभी ध्यान ही नहीं देते हैं कि ग्रह अस्त तो नहीं है। तो अस्त अस्त ग्रह के लिए जो है ना, आपको आज हम अस्त ग्रह के बारे में डिटेल में बताएंगे जहां तक हम अनुभव किए हैं। ऐसे तो उतना हमको जानकारी नहीं है, लेकिन जहां तक है हम वहां आप लोग को बताएंगे। एक जगह एक किताब में हम पढ़े थे, एक श्लोक है, उदय सुखदा गेया बकरी देशांतर प्रदा मार्गी आरोग्य कर्तारम अस्ते मननाश का। उदय ग्रह सुख देता है, बकरी ग्रह दूसरे देश को ले जाता है, और मार्गी ग्रह जो है ना स्थिति में परिवर्तन कराता है। जैसे कोई बीमार है तो स्वस्थ लाभ हो जाएगा मार्गी होने पे, अगर किसी तरह से रोग से संबंधित समस्या आने वाली है, बकरी पे ठीक था, मार्गी होगा तो बीमार हो जाएगा। मतलब जस्ट रिवर्स। उदय सुखदा गया बकरे देशांतर प्रदा मार्गी आरोग्य कर्तारम अस्ते। अस्त ग्रह मानसिक पीड़ा देता है। तो मानसिक पीड़ा का मतलब ये नहीं है कि कोई हमको कुछ बोल दिया, हर्ट कर दिया तो ही मानसिक पीड़ा होगा। कोई हमारा अपना बीमार हो गया, हमारा स्मूथली जो है रोजी रोजगार नहीं चल रहा है, प्रोफेशन हमारा सही नहीं है, तो भी हमको मानसिक पीड़ा होगा। परिवार में माँ को पीड़ा, पिता को पीड़ा, बच्चे अच्छे स्वास्थ्य में नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर रहे हैं, तो मतलब बहुत तरह से हमको मानसिक पीड़ा हो सकता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ढूंढने के लिए हम लोग कभी कभी ना इग्नोर कर देते हैं कुछ कुछ चीजों को। कुंडली विवेचन करने में ना बहुत सारे चीजों को देखा जाता है, बहुत सारे चीजों को देखा जाता है, लेकिन हम लोग के पास उतना ना टाइम है, ना उतना ज्ञान है, और ना हम लोग किसी कुंडली को 100% विश्लेषण करने के योग्य हैं। पर जो भी है जिससे लोग को संतुष्टि हो, या उनके घटनाओं को हम पहले बता दें या बाद में कोरिलेट कर ले कुंडली से, ग्रहों के कारकत्व से, यही बहुत बड़ी बात। समझे? अब ये बताइए कि जैसे कुंडली में जैसे शुभ ग्रह है, शुभ ग्रह का मतलब होता है जो हमको शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से खुशी देता है, या एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हमारे मानव मस्तिष्क में करता है, जिससे हम अपने कार्य क्षेत्र में पूर्ण ऊर्जा से हम अपने काम को कर पाते हैं, मन लगा के काम कर पाते हैं। तो उसमें सबसे पहला है बृहस्पति, सबसे पहले ऐसे चंद्रमा है क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है, उसके बाद है बुध, उसके बाद है बृहस्पति, उसके बाद है शुक्र। तो आप देखिएगा कि जैसे हमारे हिंदू कैलेंडर में जैसे हम लोग तिथि देखते हैं ना, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, तो सूर्य चंद्रमा के दूरी से ही तिथि का निर्धारण होता है। जैसे चंद्रमा अगर सूर्य से 12 डिग्री चल दिया आगे, तो एक तिथि का गणना हम लोग करते हैं। तो इसी तरह से जब सूर्य से 180 डिग्री चला जाएगा, मतलब 15 तिथि, तो पूर्णिमा हो जाएगा। और पूर्णिमा से फिर जब वापस धीरे 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 जब देखिएगा कि सूर्य और चंद्रमा का डिग्री एक समान है, तो अमावस्या हो जाता है। तो अमावस्या के दिन क्या होता है, एक तरह से समझिए कि चंद्रमा अस्त हो गया। तो जब चंद्रमा अस्त हो गया, तो देखिएगा कि जिस भाव में अमावस्या बना है, मतलब जिस भाव में चंद्रमा अस्त है, उस भाव से संबंधित जो संबंध को हम निभाते हैं, जैसे पिता हो गया, माता हो गई, पुत्र हो गया, अंकल हो गए, आंटी हो गए, पत्नी हो गई, जो रिश्ता नाता हमारे जीवन में जिसको हम उपयोग में लाते हैं, संबंधों को, उस संबंध से संबंधित कुछ न कुछ समस्या जरूर देगा। जैसे हम बहुत पहले एक आदमी का कुंडली देखे थे, तो उनका वृश्चिक लग्न का कुंडली था, कुंभ राशि था, सूर्य और चंद्रमा जो है उनका चौथे घर में था।
अब देखिए, एक तो शनि सूर्य शनि शत्रु राशि में, चंद्रमा भी शत्रु राशि में, ऊपर से अमावस्या। हम बोले आपकी माँ नहीं है, बोले नहीं, जब हम 7 साल के थे तभी मेरी माँ एक्सपायर कर गई। तो इतना परफेक्ट इसका अस्त ग्रह का रिजल्ट आता है, इतना परफेक्ट। दूसरा चीज, एक चीज और आप देखिएगा कि कुछ प्रोफेशन ऐसा है ना जहां पे सेंटिमेंट होने से ना आपको नुकसान होगा, इसलिए सेंटिमेंट पे डिसीजन नहीं होता। जैसे मिलिट्री में कोई डॉक्टर है, सर्जन है, तो वो लोग जो है ना, उन लोग का चंद्रमा पीड़ित होता है। तो देखिएगा कि अमावस्या का जिसका जन्म होता है ना, वो सब इस प्रोफेशन में जो है पाए जाते हैं। तो उनसे हम पूछे कि आप पुलिस से या मिलिट्री में है क्या? बोले हाँ, मिलिट्री में रिटायर हुए हैं। दोनों ही बात मेरा मैच कर गया। तो उसी तरह से ना अस्त ग्रह का हम लोग पॉजिटिव मतलब सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ही के बारे में चर्चा करेंगे। अब आइए हम बताते हैं आपको कि सूर्य से अस्त ग्रहों के बीच का कितना डिफरेंस मैक्सिमम होना चाहिए। मिनिमम तो कितना हो सकता है, मैक्सिमम कितना होना चाहिए, उससे हम बताएंगे कि ये ग्रह अस्त है कि अस्त नहीं है, उदय है या अस्त में है। जैसे सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री के अंदर रहना चाहिए, क्योंकि एक तिथि का मान 12 डिग्री होता है। तो 12 डिग्री से अगर बाहर है, 13 डिग्री है, 14 डिग्री है, तो समझिए कि चंद्रमा जो है अमावस्या है। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं इसके बारे में। जैसे हम केवल एक ही राशि में अस्त और उदय का नहीं गणना करेंगे। अगर मान लीजिए ग्रह सूर्य से पिछली या अगली राशि में है, परंतु उन लोग का आपस का जो डिग्री का संबंध है वो अगर कम है या उस रेंज में आता है जो निर्धारित किया गया है विभिन्न ग्रहों के अस्त की स्थिति को, उतना भी आने पे अस्त माना जाता है। तो आइए आज हम बताते हैं आपको कि कौन ग्रह सूर्य से मैक्सिमम कितना दूरी पे रहेगा तो अस्त रहेगा। तो जैसे चंद्रमा के बारे में बताएं 12 डिग्री, उसी तरह से चंद्रमा के बाद आते हैं बृहस्पति। बृहस्पति और सूर्य के बीच में अगर 11 डिग्री का डिफरेंस है तो समझिए कि बृहस्पति अस्त है 11 डिग्री का, चाहे वो एक राशि पहले हो या एक राशि बाद हो। मान लीजिए सूर्य 28 डिग्री का है मेष राशि में, और बृहस्पति अभी वृष राशि में जा रहा है, मान लीजिए 3 तारीख को रहेगा 1 डिग्री का, और उस समय चंद्रमा बृहस्पति रहेगा मान लीजिए 1 डिग्री का, और सूर्य रहेगा मान लीजिए 20 डिग्री का। तो 11 डिग्री से कम का ना डिफरेंस रहा, तो बृहस्पति अस्त हो जाएगा। इसीलिए हमारे हिंदू मैथोलॉजी में जब बृहस्पति और शुक्र अस्त होता है तो शादियां या कोई शुभ काम नहीं होती है। इसीलिए इस बार देखिएगा कि मई में लगन नहीं है। हम लोग के उत्तर भारत में जो पंचांग देके जो शादी करते हैं, खरमास देके पंचांग में लगन, शुक्र उदय, बृहस्पति उदय देके, तो इस बार लगन नहीं है। उसका कारण क्या है कि बृहस्पति वृष राशि में जैसे ही जाएंगे अस्त हो जाएगा बृहस्पति। जैसे 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 सूर्य का डिग्री, सूर्य तो रोज 1 डिग्री 1 दिन में चलते हैं, बृहस्पति का तो उस हिसाब से रफ्तार नहीं है, तो वो बृहस्पति अस्त हो जाएंगे। इसलिए इस बार मई जून में लगन नहीं है। क्यों? क्योंकि बृहस्पति अस्त हो जाएंगे सूर्य के प्रभाव से। सूर्य और बृहस्पति के बीच का जो डिफरेंस है वो 11 डिग्री होगा, लेकिन जैसे ही 11 डिग्री तो घटते 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 हो जाएगा, फिर सूर्य जाएगा वृष राशि में, फिर जब दूरी बनेगा तब जाकर शादी विवाह शुरू होगा। अब आइए मंगल। मंगल और सूर्य के बीच में जब 7 डिग्री का डिफरेंस होगा, 7 डिग्री का, तब मंगल अस्त माना जाएगा। ठीक है। अब आइए बुध। बुध को 13 डिग्री, 13 डिग्री सूर्य और बुध के बीच का डिफरेंस जब रहेगा तो बुध अस्त माना जाएगा। उसके बाद शुक्र। शुक्र जो है 7 डिग्री का रहेगा, सूर्य से और शुक्र की दूरी, तो अस्त माना जाएगा। शनि, बहुत जगह हम पढ़े कि शनि अस्त नहीं होता है सूर्य से, लेकिन सूर्य और शनि जब एक साथ रहेगा तो सूर्य को तो धूमिल करेगा, शनि चूंकि पाप ग्रह है। तो हम देखे हैं कि जब भी शनि डीले का कारक है, सूर्य आत्मविश्वास है,
तो हम देखें कभी-कभी कि सूर्य शनि साथ में होने से आदमी जो काम के लिए प्रयासरत था, अचानक मंद पड़ जाता है। क्योंकि वो उस बारे में जिस काम में लगा हुआ था, सूर्य चूँकि विज़न का कारक है, दूरदर्शिता का भी कारक है, तो आदमी ना देख नहीं पाता है। जिस दूरदर्शिता से वो शनि के दूरी से देख रहा था, शनि के साथ अस्त होने से वो नहीं देख पाता, उसको नेगेटिविटी नज़र आने लगता है। तो बोलता है छोड़ो अब इसको बंद कर दो, इससे तो कुछ होगा नहीं। लेकिन ऐसी बात नहीं है, ये ग्रहों का एक प्रभाव है। फिर जैसे ही हटता है, फिर सब नॉर्मल हो जाता है। तो हम आपको बता दिए सातों के सातों ग्रहों का, लेकिन राहु और केतु जो है ना, सूर्य को ग्रहण लगाता है। इसलिए देखिएगा कि जब भी ग्रहण लगता है अमावस्या पूर्णिमा को, या तो सूर्य और चंद्रमा राहु के प्रभाव में लगता है। जब भी देखिए चंद्रमा केतु को ग्रहण लगाता है और सूर्य राहु को ग्रहण लगाता है। तो आप देखिएगा कि जब भी चंद्रमा केतु के साथ होगा पूर्णिमा के दिन जब चंद्र ग्रहण होता है, और अमावस्या के दिन जब सूर्य ग्रहण होता है तो सूर्य राहु के साथ होगा। ये आप देख लीजिएगा, वॉच करिएगा, और दोनों का डिग्री सेम होगा। या जैसे जैसे दूरी बनेगा, जैसे मान लीजिए कि सूर्य एक दिन में 1 डिग्री चलता है, तो ग्रहण के दिन चला तो क्या आप ग्रहण के दूसरे दिन थोड़ी हट जाएगा। लेकिन चंद्रमा से हम लोग तेजी से काउंट करते हैं कि चंद्रमा हट गया तो मानसिक रूप से ग्रहण का प्रभाव खत्म। ठीक है, अब आइए हम बताते हैं कि चंद्रमा के अस्त होने से क्या होगा। तो अगर हमारे कुंडली में चंद्रमा अस्त है, तो चंद्रमा काल पुरुष के कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी है। चतुर्थ भाव जो है हमारी माता है, मन है, गृहस्थ जीवन है, पब्लिक रिलेशन है, जहां पे हम काम करते हैं वर्क प्लेस है। तो इन सब चीजों से कुछ न कुछ अशांति, कुछ न कुछ परेशानी होगा ही होगा। आप कुंडलियों में आप इसको देख माने अपनी अपनी कुंडलियों में या जो भी आपसे संबंधित लोग हैं उनके कुंडलियों में देखिएगा कि जिसका अमावस्या का जन्म है, चंद्र अस्त का मतलब अमावस्या का जन्म, तो जिसका अमावस्या का जन्म है उनको इन सब चीजों से परेशानी होगा। और दूसरा चीज है कि जिस राशि में या जिस भाव में अमावस्या बना है, राशि नहीं, जिस भाव में अमावस्या बना है उस भाव से संबंधित लोगों से पीड़ा आपको या उनको ज्यादा महसूस होगा। अब आइए मंगल। मंगल अगर सूर्य के साथ है, एक साथ है, तो मंगल क्या है ना, तेजी से चलने वाला ग्रह है। मंगल का रंग लाल है, मंगल बहुत तेज दौड़ता है। इसलिए आप देखिएगा कि मंगल का वेव लेंथ भी ज्यादा है, इसलिए खतरे के लिए मंगल का लाल चिन्ह का उपयोग करते हैं, क्योंकि दूर से ही दिखाई दे देता है। और अग्नि तत्व ग्रह है। जब भी आप देखेंगे, अनुभव किए होंगे कि जब भी आप अपने घर में आग जलाते हैं पूजा पाठ या हवन के लिए या ऐसे भी, तो वहां पे हवा तीव्र गति से बहने लगती है। क्यों? क्योंकि मंगल में गतिशीलता है, अग्नि तत्व में गतिशीलता है, तो जो भी दृश्य अदृश्य गति आ जाता है। हम भी अगर स्थिर बैठे हुए हैं और पता चला कि मेरे पीछे कहीं आग जल रहा है, तो भागते हैं कैसे वहां तेजी से, तो मंगल भगाता है तीव्र गति से। तो क्या होगा ना, हमारा जो हृदय है ना धड़कने लगेगा, तीव्र गति से धड़कन बढ़ जाता है। दूर से भी अगर कुछ आवाज हम सुनेंगे ना तो लगेगा कि क्या हुआ, आश्चर्यचकित होकर पूछेंगे कि कहीं कोई बड़ा हादसा तो नहीं हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। तो उसके कारण ना हम घबरा जाते हैं। तो जब भी हमको घबराहट होगा ना तो हमारा हृदय गति बहुत तीव्र गति से धड़कने लगता है। इसका पहचान यही है कि सूर्य मंगल जिसका साथ में है और गोचर में ग्रह ज्यादा एक्टिव हो जाता है। अगर गोचर में भी सूर्य मंगल साथ में हो गया या सूर्य मंगल को देख रहा है तो भी वो स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हम बहुत आदमी के कुंडली में देखे हैं कि लग्न में सूर्य है, सातवें में मंगल है, उसको घबराहट होने लगता है। कहीं भीड़ में गया, कहीं हो हल्ला हुआ तो उसको घबराहट होने लगता है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है घबराहट में कि अगर हम अपने रक्षा सुरक्षा के बारे में ध्यान नहीं दिए और जल्दी से भागने की कोशिश कर रहे हैं या भगदड़ हो गया तो हम अपना ही नुकसान कर लेते हैं। तो कभी चोट लग गया, कभी पैर में, कभी सर में, कभी कुछ ऐसा होता है ना। अच्छा, दूसरा चीज है कि अगर मंगल अस्त है और साथ में राहु केतु भी है तो ऐसी स्थिति में आदमी के मानसिक उग्रता तनाव के कारण या मानसिक अस्थिरता के कारण कहीं किसी को धक्के मार दिया, किसी को गुस्सा में कुछ कर दिया, तो आदमी केस मुकदमा या लीगल समस्या में भी फंस जाता है। अब आइए बुध। बुध अगर अस्त है सूर्य से तो बुध जो है हमारे शरीर में जो है मिथुन राशि का स्वामी है
और कन्या राशि का स्वामी है। मिथुन राशि क्या है? हमारे श्वास नली है, गले का पार्ट है। तो देखिएगा कि जिसका बुध सूर्य के साथ अस्त है, पाप पीड़ित है, तो देखिएगा कि उसको गले से संबंधित, श्वास से संबंधित समस्या है। स्किन का भी प्रॉब्लम हो सकता है उसको। दूसरा चीज है, बुध क्या है? बुध बुद्धि है, बच्चा है। बच्चा को कभी भी ना बहलाया फुसलाया जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि अगर हम किसी गलत कमिटमेंट के कारण किसी बच्चे को फुसला रहे हैं, बहला रहे हैं और उससे हम अपना कोई काम ले रहे हैं, लेकिन जब उसके रिजल्ट को देने का समय हमारे तरफ से आएगा और हम नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारा तो इंटेंशन शुरू से ही खराब था कि इसको बहला फुसला के अपना काम करवा लेना है। तो क्या कहते हैं इसको? आदमी धोखा खाता है। किससे? अपने ही मित्रों से। अगर बुध अस्त है तो आदमी समझ नहीं पाता है कि अपने बुद्धिमता से कि ये आदमी का इंटेंशन क्या है हमारे लिए। तो जिसका बुध सूर्य से अस्त है तो उसको ना अपनों से धोखा, मित्रों से धोखा भी मिलता है। अब आइए गुरु। गुरु जो है ना, गुरु ज्ञान का कारक है। पढ़ाई लिखाई से संबंधित हमारा कितना रुचि है, हम अपने बड़ों को कितना सम्मान देते हैं, गुरु को कितना सम्मान देते हैं, जिससे हमको ज्ञान मिलता है उसको हम कितना सम्मान देते हैं। अगर सूर्य गुरु के साथ है, अस्त है, तो थोड़ा इन सब चीजों से परेशानी होगा। लेकिन यहाँ पे ना हम एक अनुभव किए हैं कि सूर्य गुरु एक साथ होने से ना दैव योग भी बनता है। यहाँ आपको ये देखना है कि सूर्य पे तो किसी पाप ग्रह का दृष्टि नहीं है, शनि राहु का, या शनि राहु मंगल के साथ युति तो नहीं है, या सूर्य 6 8 12 भाव का तो स्वामी नहीं होकर गुरु के साथ है, तभी गुरु से संबंधित सूर्य का संबंध अच्छा नहीं माना जाएगा या पीड़ादायक होगा। ऐसे अगर सूर्य और बृहस्पति केंद्र त्रिकोण के स्वामी है और ये लोग आपस में अच्छे संबंध में है, तो इसको एक बहुत, मतलब समझिए कि एक शब्द है, हमको अभी, इंट्यूशन पावर इन लोग का बहुत अच्छा होता है, या इन लोग के ऑरा में रहना भी ना बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इन लोग का आत्मा ना एकदम प्योर सोल होता है। मतलब ऐसे लोग किसी के बारे में ना निगेटिव नहीं सोचते हैं और ना किसी के बारे में बुराई करना चाहते हैं, न करते हैं। तो इस यहाँ पे आप देखिएगा कि सूर्य अगर बृहस्पति के साथ है तो सूर्य कहीं 6 8 12 भाव का तो स्वामी नहीं है, या बृहस्पति 6 8 12 भाव का तो स्वामी नहीं है, या जिस लग्न में संबंधित है उस लग्न के लिए बृहस्पति तो पाप ग्रह नहीं है, या सूर्य तो पाप ग्रह नहीं है। तो बहुत सारे चीजों को मिला के हमको सामने वाले को प्रिडिक्शन देना है। तो पहले हमको ना कम से कम 25-50 कुंडलियों में इसका परीक्षण करना होगा, क्योंकि सबका तो एक जैसा रिजल्ट नहीं होगा। किसी का सूर्य बृहस्पति किसी भाव में है तो कहाँ डिफरेंस कर रहा है, इसको हमको अपने बुद्धिमत्ता से समझना होगा। ठीक है। अब आइए शुक्र। शुक्र अगर सूर्य से अस्त है तो पहला, शुक्र विवाह का कारक है, शुक्र धन का कारक है, हेल्थ में किडनी का कारक है, संतान के लिए फर्टिलिटी का कारक है। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों से समस्या देखने को मिलेगा कुंडली में। अगर सूर्य 6 8 12 भाव का स्वामी है और शुक्र के साथ है, तब तो समस्या और ज्यादा विकराल रूप ले लेगा। हम कई कुंडलियों में देखे हैं कि मेष लग्न या वृश्चिक लग्न की कुंडली है या कन्या लग्न की कुंडली है और शुक्र सूर्य से अस्त है, क्या हो गया? शुक्र दूसरे और 7वें और लग्न का स्वामी हो गया, 8वें का स्वामी हो गया, सूर्य से अस्त हो गया। अब क्या है? सूर्य कन्या लग्न के लिए 12 भाव का स्वामी है। संतान होने में बहुत दिक्कत करता है, क्योंकि सूर्य का एक कारकत्व है, बताएंगे आगे, जलाना। तो सूर्य जिसके साथ रहेगा ना उसको जलाएगा, उसमें जो सत्व है, जो नमी है, उसको जलाएगा। नमी मतलब जो क्वालिटी है, जो गुण है, जिसके बगैर नहीं रहने से वो बेकार है, उसको जला देगा। जैसे शुक्र के साथ सूर्य है, शुक्र फर्टिलिटी का कारक है, शुक्र सूर्य साथ में है, देखिए फर्टिलिटी के अभाव में संतान ही नहीं हो रहा है। लेकिन आज मेडिकल साइंस के युग में सब कुछ संभव है, लेकिन ये हम एक जनरल बता रहे हैं। अब आइए शनि के बारे में। शनि अगर सूर्य के साथ है, शनि अगर सूर्य के साथ है तो पहला, पिता से अच्छा संबंध नहीं रहने देता। दूसरा, भाई बहनों या बच्चों में स्त्री संतति की संख्या अधिक रहती है। देखिएगा कि किसी को 2 लड़की ही है या 2 बहनें हैं या 3 बहनें हैं, उसमें कहीं ना कहीं कुंडली में सूर्य शनि का संबंध है, समझे?
अच्छा, सूर्य क्या है, अगर शनि सूर्य साथ में रहेगा तो पीड़ित सूर्य होगा, तो सूर्य से संबंधित कारकत्वों से समस्या होगा। तो सूर्य हड्डियों का कारक है, तो हड्डियों से संबंधित समस्या होगा, हड्डी कमजोर होगा, हड्डी में विटामिन D3 का या अदर भी जो भी जरूरत है विटामिन का उसको कमी होगा, जोड़ों में दर्द होगा। सूर्य जो है ना, सूर्य को हम लोग देखते हैं रीढ़ की हड्डी के रूप में, तो देखिएगा कि ऐसे आदमी को स्पाइनल कोड में समस्या हो रहा है। अच्छा, एक चीज और बता रहे हैं कि सूर्य को ना हम लोग ईगो का कारक मानते हैं, अहंकार का। जैसे हम अपने सर्किल में ही देखे हैं कुछ लोगों को कि किसी बड़े पदाधिकारी से उन लोग का उठना बैठना अगर है या किसी राजनेता से है, तो वो उनके बातचीत की शैली में या उनके घर जाने पे ऐसा महसूस होता है कि अरे बाप रे, हम कहाँ आ गए हैं। क्या है ये? ईगो है। तो सूर्य अगर किसी ग्रह के साथ कम्बस्ट है तो सूर्य अपना प्रभाव उन लोगों को दे देता है, या उन लोग रहते रहते उन लोग के प्रभाव में आ जाते हैं। समझे बात को? अब जैसे मान लीजिए कि चंद्रमा है, तो चंद्रमा अगर सूर्य के साथ रहेगा तो चंद्रमा मन का कारक है, तो ऐसा आदमी ना अपने आप को ना असुरक्षित महसूस करता है, तो हमेशा ना अपने से बड़ों लोगों के पीछे आगे पीछे करते रहता है, ताकि इनके बगैर ये नहीं रहेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम हो जाएगा तो कौन करेगा। मतलब एक ठो समझिए कि अनजाने भय से भयभीत रहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जिसका सूर्य और चंद्रमा एक साथ है, ऐसे आदमी दूसरों को सहारा लेके आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, जबकि कुछ होता नहीं है, उससे कुछ होगा नहीं, लेकिन उनका मानसिक स्थिति यही रहता है। हम देखे हैं 2-4 कुंडलियों में। हाँ, अगर नहीं है, इस प्रकार का स्थिति नहीं है, तो उसका कारण यह है कि कहीं मेष लग्न का तो कुंडली नहीं है, सूर्य चंद्रमा लगने चतुर्थेश पंचमेश नहीं है, उससे क्योंकि राजयोग भी बन रहा है अगर 5वें और चौथे में है तो जहां राजयोग होगा वहां तो स्थिति थोड़ा सा अलग होगा ही होगा। तो देखिए, कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले हमको बहुत सारा चीजों को एक साथ देख के तभी कोई बात बोलना है, और ये तभी आपके अंदर बोलने की क्षमता बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, जितना आप प्रैक्टिस करिएगा। जितना प्रैक्टिस करिएगा, शुरू में बहुत गलत होगा, उससे हतोत्साहित नहीं होना है। एक गलती एक लेसन, 2 गलती 2 लेसन, तो आपको लेसन मिलते चला जाएगा। अगर आपका शुरू में बहुत सारी बातें एस्ट्रोलॉजी से संबंधित गलत हो रही है, तो आप समझिए बहुत अच्छे जा रहे हैं, आप एक बहुत अच्छा एस्ट्रोलॉजर या ज्योतिषीय सलाहकार बनने के राह पे चल दिए। ये हमारा अनुभव है, बाकी विद्वानों का कमी नहीं है, बोलने वाले तो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन हम अनुभव किए हैं कि जब कोई आप गलती करिएगा ना, वो जीवन में कभी भूलेगा नहीं, और जितना गलती करिएगा उतना रूल आपके माइंड में सेट हो जाएगा। समझ गए? अब आइए, चंद्रमा तो हो गया, अब आइए मंगल। मंगल क्या है? मंगल के पास ना लॉ एंड ऑर्डर है, एडमिनिस्ट्रेशन है मंगल के पास। मंगल सेनापति है, तो सेनापति का तो जमाना अब नहीं है। अब मंगल मंगल कौन है आज के डेट में? पुलिस प्रशासन है, जिसके हाथ में एडमिनिस्ट्रेशन है। तो अगर मंगल क्या रहेगा, अगर मंगल जो है सूर्य के साथ रहेगा, तो राजा के पास ना बहुत सारा नियम कानून फेल हो जाता है। आज अगर हमारे शहर में राष्ट्रपति, आज के समय में राजा कौन है? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति, या जो उच्च पदस्थ पदाधिकारी या मंत्री, चीफ जस्टिस, यही ना राजा है। आप देखते हैं कि जब राजा हमारे शहर से किसी प्रमुख पद से गुजरता है तो सारे ट्रैफिक को रोक दिया जाता है, अनुशासन को तोड़ दिया जाता है। ट्रैफिक रूल को तोड़ना ही ना हुआ। क्या हुआ? जब एक व्यक्ति विशेष के लिए आप किसी चीज को रोक रहे हैं, तो जो सार्वजनिक तौर पे जो नियम बनाया गया है उसको तो आप तोड़ रहे हैं ना। तो राजा के समक्ष ना बहुत सारा नियम कानून काम नहीं करता है, टूट जाता है। तो उसी तरह से मंगल अगर सूर्य के साथ है ना, तो आदमी अनुशासनहीन होगा। हर समय वो आप पर अपना नियम कानून, अपना प्रभाव को जमाने के लिए कुछ न कुछ आप पे, अपना प्रभाव जमाने के लिए कुछ न कुछ आपके साथ अनुशासनहीनता करेगा ही करेगा। समझ गए बात को? या कह सकते हैं कि शिष्टाचार का पालन करने में उसको कठिनाई होगा।
या सही ढंग से, मतलब उसके स्वभाव में कहीं ना कहीं अशिष्टता नजर आएगा, 100% आएगा। आप देखिएगा, अगर सूर्य शुक्र के साथ है तो आदमी क्या करता है, रिश्तों को मेंटेन करने के लिए या रिश्तों के बीच अपना वर्चस्व बनाने के लिए अनाप शनाप पैसा खर्चा करता है, कर्ज लेके जैसे तैसे, ताकि हम यहाँ पे महान बने रहें और हम हमारे प्रभाव में ही लोग रहे। होता है ना, कभी देखे होंगे आपने इर्द गिर्द कि लोग के पास तो जानता है आदमी कि इसके पास पैसा का स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए कर्ज लेके इधर से उधर से आपके पास अपना प्रभाव जमाएगा ही कि नहीं हम धनवान हैं, क्योंकि उसका धन के प्रति ईगो हाई है, अपने आप को राजा के साथ रह के राजा ही समझने लगा है। तो ये एक निगेटिव इम्पैक्ट होता है, समझे। शनि, शनि के साथ अगर सूर्य है तो शनि जिन सब चीजों का कारक है, समझे, वो उसमें कहीं ना कहीं विघ्न बाधा। तो शनि कर्म का कारक है, तो क्या करेगा, कार्य क्षेत्र से संबंधित झूठा प्रचार प्रसार करेगा, लोगों को दिखाने के लिए बोलेगा हम तो बिल्डर हैं, हमारा तो ये बिजनेस चल रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, लेकिन अंदर से वो परेशान है। और जो व्यक्ति व्यवसायिक रूप से परेशान है सूर्य शनि की जुति में, वो अपने आप को आकलन नहीं कर पा रहा है कि हम में कहाँ कमी है, मतलब अपने असफलताओं का ना वो आकलन नहीं कर पाता है, मतलब इतना वो अहंकारी हो जाता है कि नहीं। अच्छा, दूसरा चीज है कि छोटा काम करना पसंद नहीं है और बड़ा काम करने का बुद्धि नहीं है, तो इस बीच में देखिएगा कि वो व्यवसायिक रूप से जितना उसको आगे बढ़ना चाहिए था उतना आगे नहीं बढ़ पा रहा है और परेशान है, समझे। हो गया। अब सूर्य जो है ना, आग है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि सूर्य आग है, सूर्य के पास जो भी आता है ना वो जलने लगता है। जैसे अभी मान लीजिए अप्रैल का महीना है, अभी हम धूप में जाके नहीं ना खड़ा हो सकते हैं, तो खड़ा नहीं हो सकते हैं, लेकिन वही जाड़ा का दिन रहेगा तो खड़ा हो सकते हैं। तो इसमें ये भी हमको देखना है कि सूर्य मजबूत है, कमजोर है, या नीच का है, या सूर्य भी जैसे रात में प्रभावहीन हो जाता है। तो बहुत सारा चीजों को देखते हुए तब भी कोई स्टेटमेंट देना है। फिर भी हम बता रहे हैं कि सूर्य अगर चंद्रमा के साथ है तो स्त्रियों से संबंधित परेशानी होगा, खासकर माता से, बहन से। वो आपसे दूर भागेगी, लाख आप कुछ भी करिए, लेकिन आपका व्यवहार उसको ना अच्छा नहीं लगेगा। चाहे आपका व्यवहार, आप कड़ा बोल पा रहे हैं या आप समय नहीं दे पा रहे हैं या विभिन्न तरह से उसको मानसिक पीड़ा दे रहे हैं, जो जिसको आप आकलन नहीं कर पा रहे हैं कि हमारे तरफ से क्या गलती हुआ, तो स्त्री वर्ग से ना परेशानी होगा या स्त्री वर्ग आपसे दूर भाग जाएगा। जैसे माता हो गई, बुआ हो गई, बहन हो गई, या जो भी रिश्ता नाता है स्त्रियों से संबंधित हमारे समाज में, उससे आपको या तो परेशानी होगा या वो आपसे परेशान होंगे। अब आइए मंगल। मंगल क्या है, छोटे भाइयों का कारक है, ठीक है। तो छोटे भाइयों से संबंधित परेशानी होगा। छोटे भाई जो है, या तो आप उसका कदर नहीं करिएगा या वो आपका कदर नहीं करेगा, कहीं ना कहीं उसका जो आपसे उम्मीद है उस पर आप खरा नहीं उतर पाइएगा। तो इस टाइप का कहीं ना कुछ परेशानी होता है। मंगल जो है ना चोट चपेट का भी कारक है। देखिएगा कि जिसका सूर्य मंगल एक साथ है उसको ना जल्दीबाजी रहता है कहीं जाने का। अगर वो अपनी कार से ही कहीं जा रहा है तो इतना तीव्र गति से चलाएगा, और जब तीव्र गति से चलेगा तो एक्सीडेंट होने का चांस तो 100% है। या जो आदमी दौड़ रहा है उसको जरा सा ठोकर लगेगा तो गिरबे करेगा। तो देखिएगा कि सूर्य मंगल जिसका साथ में है तो उसको चोट चपेट भी जल्दीबाजी के कारण लगता है। अब आइए सूर्य बुध। सूर्य बुध अगर एक साथ है तो ऐसे लोगों को मामा पक्ष से कुछ न कुछ परेशानी पीड़ा होगा ही होगा, या बुध जिस संबंधियों का कारक है उनसे संबंधित कुछ न कुछ परेशानी होगा। अब गुरु, गुरु अगर मान लीजिए सूर्य के साथ है और गलत भाव में है, 6 8 12 भाव में है, पहले ही बता चुके हैं, तो बच्चों से संबंधित परेशानी होगा। ऐसा आदमी किसी गुरु, किसी टीचर या शिक्षक का सम्मान नहीं करता है,
इतना घमंड में रहता है ना कि अपने आप को सर्वोपरि समझने लगता है। मतलब अपने से प्रभावशाली लोगों का, विद्वानों का, गुरुओं का अपमान करने वाला होता है। उसको लगता है कि हम इतना पैसा वाला है, हम इतना पैरवी वाला है, हमको कोई नहीं पूछ रहा है और इनको क्यों पूछ रहा है। तो ऐसा आदमी के मन में अपनों से बड़ों के प्रति कोई संबंध, कोई सम्मान नहीं रहता है, चाहे कोई भी हो। अब आइए शुक्र। शुक्र देखिए क्या है ना, शुक्र विजन का कारक है। हमारे आंख में जो रोशनी है ना, वो शुक्र है। तो देखिएगा कि जिसका शुक्र शनि साथ में है, तो उसको कुछ न कुछ आंख से संबंधित कुछ न कुछ समस्या परेशान करेगा, या जीवन साथी से संबंधित समस्या परेशान करेगा। विवाह से रिलेटेड, विवाह के बाद, विवाह से पहले, विवाह या तो हो नहीं पा रहा है किसी कारण से, और हो गया तो संबंध जो है बहुत अच्छा नहीं है। इस टाइप से संबंधित समस्या परेशान करता है। देखिए, अगर जो ग्रह सूर्य के साथ है, तो उस आदमी राजा के पास है। तो जब कोई व्यक्ति राजा के पास है, या राजा उसको अपने साथ बैठाए हुए है और अपने साथ लेके चल रहा है, इसका मतलब है कि उस आदमी के पास कोई न कोई एक गुण जरूर है। तो जो ग्रह उसके साथ है, उसके पास ग्रहों के कारकत्व के हिसाब से कुछ गुण है, तभी राजा उसको अपने साथ रखे हैं या अपने साथ लेके चल रहे हैं। तो अगर सूर्य चंद्रमा के साथ है, तो चंद्रमा कला का कारक है। कला का कारक है, जैसे अच्छा लेखक हो सकता है, अच्छा गायक हो सकता है, अच्छा पेंटर हो सकता है, अच्छा कविता बोलने वाला हो सकता है, अच्छा मस्खरा हो सकता है। कुछ न कुछ उसके पास गुण जरूर रहेगा। अगर मंगल है उसके पास, तो मंगल मंगल हमारे ज्योतिष शास्त्र में मंगल को एक सैनिक का उपाधि दिया गया है, सेनापति का उपाधि दिया गया है। सेनापति क्या करता है? शत्रुओं से हमको रक्षा करने के लिए निशाना गोलीबारी करता है। तो जनरली देखिए कि ऐसा आदमी बहुत हिम्मती, साहसी होता है और उसका निशाना भी पक्का होता है। मंगल से रिलेटेड कुछ न कुछ गुण रहेगा उसके पास ना। आप ये भी देखिएगा कि किसी समस्या का समाधान करने का भी अव्वल दर्जे का बुद्धि विवेक होता है, तार्किक विवेचन करने का क्षमता होता है। तो जिसके पास तर्क करने का क्षमता है ना, वो कुछ न कुछ समाधान वो निकाल ही लेगा अपने तर्क शक्ति से, और वो सही भी होता है। इसलिए देखिए ना कि बहुत आदमी किसी चीज को समझ नहीं पा रहा है ना, तो किसी इष्ट मित्र को बुला के ले आता है। तो आप आज से गौर करिएगा कि उसका मंगल लग्न में जरूर होगा, या मंगल सूर्य के साथ जरूर होगा, या सूर्य मंगल आमने सामने जरूर होगा, जिसको वो बुला के ले आया है। क्योंकि उसके पास ना तर्क क्षमता बहुत ज्यादा है। और जब आपके साथ कोई तार्किक विवेचन करेगा ना, तो आप खुद किसी निर्णय पे पहुंच जाइएगा कि नहीं, ये आदमी सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, राइट है रॉन्ग। ठीक है। उसी तरह से बुध, बुध भी कला का कारक है। बुध चूंकि तीसरे घर का स्वामी है, काल पुरुष का, तो हाथ का कारक है। तो देखिए कि ऐसा आदमी एक अच्छा पेंटर होता है, जो आदमी जिस स्थिति में उसी का स्केच बना देता है। तो राजा को खुश करता है कि अरे ये तो इसके पास तो कला है, ये तो हमारे पास एक नवरत्नों में एक रत्न है, जो किसी भी आदमी का जिस भी स्थिति में बैठे हुए पिक्चर बना देता है। तो राजा उसको सम्मान देते हैं। बोलने का कला, लिखने का कला, खेल कूद से भी संबंधित, चूंकि युवावस्था का ग्रह माना गया राजकुमार है, तो बुध से संबंधित कुछ न कुछ कला है, तभी राजा उसको अपने साथ रखे हुए हैं। अब आइए बृहस्पति। बृहस्पति का काम है समाज में ज्ञान फैलाना, समाज को सही दिशा में ले जाना ज्ञान के द्वारा। अगर ज्योतिष का कारक तो गुरु नहीं है, लेकिन एक गुरु के पास ज्योतिष का ज्ञान भी होता है, तो ऐसा आदमी एक बहुत अच्छा ज्योतिषी भी हो सकता है, भविष्य वक्ता भी हो सकता है। क्योंकि सूर्य बृहस्पति जिसके साथ रहता है, या एक साथ जिसका रहता है, उसमें समझिए कि इंट्यूशन पावर बहुत ज्यादा रहता है। हम देखें तो अपने ज्ञान की शक्ति से, अपने अंतर्मन की क्षमता से या शक्ति से कहिए कि वो कोई चीज बोलता है तो वो सही ही बोलता है। ऐसा हम अनुभव में देखे हैं। ऐसा आदमी बहुत ज्ञानवान, दैव योग,
दैव के कारण जो है भगवान का कुछ न कुछ कृपा प्राप्त रहता है। तो ईश्वरीय शक्ति से वो कोई चीज का सही जवाब, तो जैसे राजा लोग जो है मुहूर्त देखने के लिए, किसी यात्रा पे जाने के लिए, किसी बच्चे के जन्म के बाद उसका क्या भविष्य होगा, ये सब जानने के लिए रखते थे ना पुरोहित या ज्योतिषी, राज ज्योतिषी। तो जिसका सूर्य गुरु है तो समझिए कि ये राजा का प्रिय पात्र है। क्यों? इसके पास गुरु से संबंधित कुछ न कुछ ज्ञान है जिसको राजा पसंद कर रहे हैं। राइट। अब आइए शुक्र। शुक्र जो है ना, शुक्र शुक्र समझिए कि शुक्राचार्य है, शुक्र देव। शुक्राचार्य के पास ना मृत संजीवनी विद्या थी। मृत संजीवनी विद्या का मतलब हुआ कि मरे हुए को जिंदा कर देना। तो आज के डेट में हम किसी को बोलेंगे कि मरे हुए आदमी को जिंदा कर दे, ये तो फालतू ऐसी है। लेकिन कहने का मतलब है कि जो मरणासन में था, आज के डेट में हम इसको इस भाव से भी समझ सकते हैं कि जो आदमी मरणासन पे है उसको शुक्राचार्य या कोई डॉक्टर ठीक कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में सूर्य शुक्र जिसका एक साथ रहता है तो देखिएगा एक वो अच्छा फिजिशियन या अच्छा डॉक्टर हो सकता है। ठीक है। तो उससे क्या है कि राजा को एक अपने प्रजा को सुख सुविधा को ध्यान में रखते हुए उसको एक डॉक्टर भी चाहिए, वैद्य भी चाहिए। तो देखिएगा कि जनरली ऐसा आदमी डॉक्टर होगा या जल्द स्वास्थ्य लाभ कराने का या दिलाने का उसके पास कुछ न कुछ कला 100% होगा। समझे? अब आइए शनि। शनि क्या चीज का कारक है हमारे एस्ट्रोलॉजी में? शनि हमारे एस्ट्रोलॉजी में अनुशासन का कारक है। और एक राजा को एक अनुशासन सेवक चाहिए, अनुशासित सेवक चाहिए कि जिसको जो बोले वो करे। तो सूर्य शनि अगर एक साथ है तो ऐसा आदमी को देखिएगा कि एक अच्छा विचारवान सेवक का भी भूमिका निभाता है। मतलब लोगों के प्रति, लोगों के दुख दर्द करने के लिए या लोगों के दुख दर्द को दूर करने का विचार जो है उसके मन में रहता है कि छोड़ो हटाओ, इसका हम कुछ कल्याण कर देते हैं, इसका कुछ हेल्प कर देते हैं। मतलब हेल्पिंग नेचर का होता है। तो ऐसा आदमी किसको नहीं पसंद आएगा? अच्छा, दूसरा चीज है कि सूर्य और शनि एक साथ अगर है, ईश्वर शनि नहीं, सॉरी, सूर्य के साथ अगर कोई ग्रह है तो हमको कुछ नियम भी फॉलो करना है कि कब बुरा प्रभाव होगा, कब अच्छा प्रभाव होगा। बाय द वे, अगर सूर्य तीसरे घर का, छठे घर का, आठवें घर का, अगर 12वें घर का स्वामी होके अगर किसी ग्रह के साथ है तो एक तो सूर्य जिसके साथ रहा उसको अस्त कर दिया, और साथ में पाप भाव का भी स्वामी होके और पापी हो गया। स्थिति थोड़ा ना बद से बदतर हो जाता है। जैसे किसी का शुक्र सूर्य के साथ है तो चलो भाई थोड़ा सा संतान होने में दिक्कत हो रहा है, कुछ ट्रीटमेंट कराए, संतान हो गया। लेकिन अगर सूर्य 6, 8, 12 भाव का स्वामी है, तीसरे घर का स्वामी है, सूर्य के साथ है, तो ऐसा आदमी को संतान होने में बहुत कठिनाई होता है, बहुत कठिनाई। मतलब समझिए कि 99% चांस रहता है कि नहीं हो। और हम देखे हैं कि बहुत आदमी को 50 साल शादी के मैंने उम्र हो गया, 50 शादी किए, 20 साल 25 साल हो गया पर अभी तक संतान नहीं हुआ। और भी बहुत सारे ज्योतिषीय कारण है संतान नहीं होने का, लेकिन आप प्रमुखता से इसको पहले देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि ग्रह जो है, अस्त ग्रह केवल अपना ही कारकत्व को हानि नहीं करवाता है। आपको अभी सूर्य और चंद्रमा से संबंधित फलों के बारे में बताए ना कि जिस भाव में रहता है उस भाव से संबंधित से ही संबंध खराब करता है। तो जिस भाव में रहेगा ना उसके कारकत्व को भी खराब करेगा। ठीक है। अच्छा, तीसरा चीज है कि एक चीज और है कि जैसे मान लीजिए कि सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर का मतलब है जैसे वो नीच का है और रात्रि पक्ष में है तो उतना नुकसान नहीं करता है। शुक्र सूर्य के साथ है, सूर्य नीच का है और शुक्र के साथ है तो सूर्य कहाँ चला गया? तुला अपने घर में और सूर्य भी वही है। तो ऐसे लोग को लंबी आयु भी देता है शुक्र। चूंकि आयु का कारक इसलिए माना बोल रहे हैं हम कि शुक्र के पास आरोग्यता का क्षमता है।
तो आदमी स्वस्थ रहेगा, जो स्वस्थ रहेगा वो लंबी आयु तो जिएगा ही जिएगा। समझ गया? तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। जो बताए हैं उसको आप लोग परीक्षण करिएगा अपने से संबंधित लोगों की कुंडलियों पे। ठीक है? हाँ जी सर। हाँ जी सर।